म्यूचुअल फंड कोर्स के इस तीसरे वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कोर्स के पहले वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के कई सारे बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जाना था। फिर इस कोर्स के दूसरे वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के जितने टाइप्स होते हैं उनमें जो पहला वाला टाइप था इक्विटी म्यूचुअल फंड का, उसके बारे में जाना। और आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के दूसरे टाइप यानी कि डेट म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसमें कितना रिस्क होता है, कितना रिटर्न मिल सकता है, फिर इसके कितने टाइप्स होते हैं, किस टाइप में निवेश करना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इस तरह की जो कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको जानने को मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड कोर्स का तीसरा वीडियो। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो देखिए, डेट म्यूचुअल फंड्स के जरिए आपके पैसों को जो कुछ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड या डिबेंचर्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इन जैसी जगहों पे निवेश किया जाता है। डेट म्यूचुअल फंड्स को बाकी टाइप के म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिस्की माना जाता है। मार्केट के उतार चढ़ाव का जितना ज्यादा असर इक्विटी म्यूचुअल फंड पे पड़ता है उतना ज्यादा इस डेट म्यूचुअल फंड पे नहीं पड़ता। अब क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं है तो आपको ज्यादा रिटर्न्स भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसके रिटर्न्स की तुलना बैंक एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस जैसी जो स्कीमें हैं, अगर आप उनके रिटर्न से करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको मात्र 2 या 3% का एक्स्ट्रा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप कितना रिटर्न कमा सकते हैं, इस बात को तो आप समझ गए होंगे। अब जरा इसके रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो डेट म्यूचुअल फंड्स को हमेशा से ही थोड़ा कम रिस्की माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें रिस्क होता ही नहीं है। इसमें भी कई तरह के रिस्क होते हैं, लेकिन जो दो बड़े और मुख्य प्रकार के रिस्क इसमें शामिल होते हैं उनका नाम है क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। सबसे पहले बात करेंगे इस क्रेडिट रिस्क के बारे में। तो इस क्रेडिट रिस्क को आप कुछ ऐसे समझिए कि एक कंपनी ने किसी बैंक से या फिर कहीं और से कोई लोन लिया हो, तो इस बात की संभावना तो हमेशा बनी रहती है कि कल को वो कंपनी लोन का जो पैसा है वो टाइम से ना चुकाए, या फिर जो उसको उस पे ब्याज पे करना पड़ता है वो टाइम से ना पे करे। या फिर ये भी हो सकता है कि कल को कंपनी ही बंद हो जाए और फिर जिन लोगों ने या फिर जिन संस्थाओं ने उस कंपनी को कर्ज दे रखा है उन सब के काफी सारे पैसे डूब जाए। तो इस तरह की जो संभावनाएं हैं वो हमेशा बनी रहती है। तो इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में क्रेडिट रिस्क कहा जाता है। अब देखिए, कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो किसी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या कंडीशन के आधार पे उसे अच्छी या बेकार रेटिंग्स देती है। तो अगर किसी कंपनी में क्रेडिट रिस्क का लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो उस कंपनी की रेटिंग्स को गिरा दिया जाता है। और अगर आपका पैसा किसी डेट म्यूचुअल फंड के जरिए उसी कंपनी के किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट हो रखा है तो आपके फंड की वैल्यू भी गिरेगी और आपको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर उस कंपनी में क्रेडिट रिस्क का लेवल थोड़ा कम हो जाता है तो उस कंपनी को थोड़े अच्छे रेटिंग्स दे दिए जाते हैं, और अच्छे रेटिंग्स मिलने की वजह से आपकी फंड की वैल्यू काफी बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर आप काफी फायदे में रहते हैं। और इस क्रेडिट रिस्क की जो सबसे बेकार बात है वो ये है कि इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम है। जी हाँ, एक पल को शेयर बाजार ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन ये क्रेडिट रिस्क कब कहां प्रकट होगा इस बात का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इस क्रेडिट रिस्क के बारे में काफी कुछ समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इसके दूसरे रिस्क यानी कि इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में। तो देखिए, इस रिस्क को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो मान लीजिए कि आपने अपने पैसे को एक ऐसे डेट म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है जिसने आपके पैसे को एक ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है जिसपे कि 8% का ब्याज मिल रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है? 8% का। और मान लीजिए कि आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसीज में कुछ बदलाव किए जिसकी वजह से पूरे देश भर में 0.5% से जो ब्याज की दरें हैं वो बढ़ गई हैं। अब देखिए, आपका पैसा जिस बॉन्ड में इन्वेस्ट हो रखा है उस पर कितना ब्याज मिल रहा है? 8% का, जबकि मार्केट में कितना चल रहा है? 8.5% का। तो क्योंकि आपका बॉन्ड कम इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो इसकी वजह से मार्केट में जो इसकी डिमांड है ना वो काफी कम हो जाएगी, और इसके डिमांड कम होने की वजह से आपके फंड की जो वैल्यू है वो गिरना शुरू हो जाएगी। तो इसी को हम इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। मतलब कि जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से आपके डेट म्यूचुअल फंड की वैल्यू कम हो जाती है तो उसे ही हम इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। लेकिन देखिए, अगर मार्केट में ब्याज की दरें कम हो जाती हैं तो इससे आपके फंड की वैल्यू बढ़ भी सकती है और आप काफी फायदे में भी रह सकते हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड्स में कितना रिस्क होता है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक काम करते हैं, अब ये जान लेते हैं कि इस रिस्क को कम कैसे किया जाए। तो देखिए, अगर आप एक सही टाइप की डेट म्यूचुअल फंड का चुनाव करें और अगर आप उसमें कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, और जब मैं कहता हूं कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करें तो मेरा मतलब है कि सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही उसमें इन्वेस्ट करें। तो अगर आप उसमें कुछ महीनों के लिए ही निवेश करते हैं तो आपका रिस्क काफी हद तक कम हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरी माने तो आपको उसमें निवेश करने से ही बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि देखिए, इस डेट म्यूचुअल फंड को जो हमेशा से ही प्रमोट किया जाता है कुछ ऐसे
कि ये बाकी टाइप के म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिस्की है। जो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए अभी अभी हमने जाना कि इसमें भी काफ़ी बड़े बड़े रिस्क होते हैं। हाँ, ये सच है कि बाकी टाइप के म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा कम रिस्क ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें रिस्क होता ही नहीं है, इसमें भी काफ़ी बड़े बड़े रिस्क होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा रिटर्न भी मिलना चाहिए। लेकिन इस डेट म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि आप ज़्यादा रिस्क लेते तो हैं, लेकिन आपको उसके हिसाब से ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलता। वहीं अगर हम बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड की, जिसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन वहाँ ज़्यादा रिस्क के साथ साथ आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। मतलब वहाँ एटलीस्ट पॉसिबिलिटी तो है ज़्यादा रिटर्न मिलने की, यहाँ तो वो संभावनाएं भी नहीं दिखती। तो अगर मुझे ज़्यादा रिस्क लेना ही होगा तो मैं इस डेट म्यूचुअल फंड के बजाय इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना ज़्यादा पसंद करूंगा। और जहां तक बात रही सेफ्टी की, तो अगर मुझे सेफ्टी ही चाहिए तो मैं अपने पैसों को बैंक एफडी में, आरडी में या फिर पोस्ट ऑफिस की जो स्कीमें होती है मैं वहां पर निवेश करना ज़्यादा पसंद करूंगा। क्योंकि मेरा पैसा जितना ज़्यादा सेफ वहां रहता है, उतना ज़्यादा सेफ कभी भी किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में नहीं रह सकता। भले कोई कितना भी कह ले कि इस टाइप के म्यूचुअल फंड में कम रिस्क होता है, यहाँ ज़्यादा सेफ्टी होती है, सब बेकार की बातें हैं। तो इसीलिए अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आपको बैंक एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस का रुख करना चाहिए, मतलब कि आपको वहां पे निवेश करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि जब भी मैं बात करता हूँ बैंकों की, तो मेरा मतलब कोऑपरेटिव बैंकों से बिल्कुल भी नहीं है, तो आप उसमें निवेश ना करें। तो इसीलिए अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आप इनमें निवेश कर दीजिए, और अगर आपको ज़्यादा रिटर्न कमाना है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। इससे क्या होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है ना, वो भी थोड़ा साफ सुथरा रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हौच पौच क्रिएट नहीं होगा उसमें। तो मेरा मानना तो बाकी ये है। बाकी देखिए सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसमें निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेट म्यूचुअल फंड्स क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इसमें कितना रिस्क है, कितना रिटर्न मिल सकता है, फिर इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इन सभी बातों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इस डेट म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में। तो चलिए एक एक करके इन सभी टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सेबी के हिसाब से टोटल 16 टाइप्स के डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिनमें कि पहला टाइप है ओवरनाइट फंड्स, दूसरा टाइप है लिक्विड फंड्स, तीसरा टाइप है मनी मार्केट फंड, चौथा टाइप है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, पांचवा टाइप है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, छठा टाइप है फ्लोटर फंड, सातवां टाइप है क्रेडिट रिस्क फंड, आठवां टाइप है गिल्ड फंड, नौवां टाइप है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, 10वां टाइप है लो ड्यूरेशन फंड, 11वां टाइप है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, 12वां टाइप है मीडियम ड्यूरेशन फंड, 13वां टाइप है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, 14वां टाइप है मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, 15वां टाइप है डायनेमिक बॉन्ड फंड और 16वां और आखिरी टाइप है गिल्ड फंड विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन। इनमें से जो आखिरी के 8 टाइप्स हैं वो एक कंसेप्ट होता है मैकॉली ड्यूरेशन का, जिसे आप सरल भाषा में वेटेड एवरेज मैच्योरिटी पीरियड भी कह सकते हैं, तो उस पे आधारित है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि ये मैकॉली ड्यूरेशन क्या होता है, तो देखिए हम इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, सबसे पहले जो पहले के 8 टाइप्स हैं, पहले जरा इनके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस मैकॉली ड्यूरेशन के कंसेप्ट के बारे में भी जानेंगे और इसके ऊपर जो बेस्ड ये आखिरी के 8 टाइप्स हैं उसको भी जानेंगे। तो चलिए अब जरा एक एक करके इन सभी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरनाइट फंड्स के बारे में। तो देखिए, ओवरनाइट फंड्स के जरिए आपके पैसों को ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है जिनका मैच्योरिटी पीरियड मात्र 1 दिन का होता है। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे को ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जा रहा है जो एक ही दिन में मैच्योर हो जाते हैं, तो यहाँ पे रिस्क का लेवल काफी कम होता है और कम रिस्क होने के साथ साथ आपको यहाँ पे ज्यादा रिटर्न्स भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके पास एक ऐसा अमाउंट है जो फिलहाल के लिए किसी काम का नहीं है, मतलब अभी आपको उसकी कोई खास जरूरत नहीं है, तो आप उस पैसे को इस ओवरनाइट फंड्स में कुछ दिनों के लिए निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपकी मंशा अच्छे रिटर्न्स कमाने की है तो फिर आपको इस ओवरनाइट फंड्स में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको काफी कम रिटर्न मिलता है और ये रिटर्न इतना कम होता है कि शायद आपको ऐसा महसूस भी ना हो कि मैंने कुछ पैसे कमाए हैं। तो इसीलिए अगर आप ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको इस ओवरनाइट फंड्स में निवेश नहीं करना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते और अब बात करेंगे लिक्विड फंड्स के बारे में। तो देखिए, लिक्विड फंड्स के जरिए आपके पैसों को उन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या उन मनी मार्केट सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है जिनका मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम 91 डेज तक का होता है। लिक्विड फंड्स में ओवरनाइट फंड्स की तरह ही काफी कम रिस्क होता है, लेकिन अगर हम बात करें रिटर्न्स की
तो यहाँ पे आपको ओवरनाइट फंड्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। लिक्विड फंड्स को हमेशा से ही सेविंग्स बैंक अकाउंट के एक विकल्प के तौर पे देखा जाता है। लिक्विड फंड्स में आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रिटर्न देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये रिटर्न एक बैंक की एफडी से भी काफी कम होता है। तो अगर आप ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं या इनफैक्ट ठीक ठाक लेवल का भी रिटर्न कमाना चाहते हैं तो भी आपको ओवरनाइट फंड्स की तरह ही इस लिक्विड फंड में भी निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास एक ऐसा अमाउंट है जो फिलहाल अभी किसी काम का नहीं है, मतलब कि अभी आपको उसकी कोई खास जरूरत नहीं है, तो आप उस पैसे को इस लिक्विड फंड में कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए निवेश कर सकते हैं। इसमें अगर आप निवेश करेंगे तो आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रिटर्न देखने को मिल जाता है। बाकी देखिए, अगर आप लिक्विड फंड्स को थोड़ा और विस्तार से जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कॉर्नर में जो आई का बटन है उसमें मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को ज्यादा जानकारी के लिए देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इसके तीसरे टाइप के फंड के बारे में। जो तीसरा टाइप है हमारा वो है मनी मार्केट फंड्स। तो देखिए, मनी मार्केट फंड्स के जरिए आपके पैसों को ऐसे मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनका मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम 1 साल तक का होता है। इसमें आपका रिस्क का लेवल जो है वो मॉडरेट रहता है और आपको ठीक ठाक लेवल का रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो चौथा टाइप है वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। तो देखिए, सेबी के रूल के हिसाब से इस फंड का जो कम से कम 80% हिस्सा है उसे जो हाई रेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या हाई रेटेड जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उनमें निवेश करना जरूरी है। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे को एक अच्छे रेटिंग वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पे रिस्क का लेवल जो है वो मॉडरेट रहता है, मतलब ठीक ठाक लेवल का रिस्क रहता है और रिटर्न्स भी आपको यहाँ पे थोड़े ठीक ठाक लेवल के देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद जो पांचवा टाइप है हमारा वो है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। तो देखिए, सेबी के रूल के हिसाब से इस फंड का जो कम से कम 80% हिस्सा है उसे बैंकों के या फिर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो बॉन्ड्स हैं या उनके जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उनमें निवेश करना जरूरी है। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे को थोड़े अच्छे जगहों पे निवेश किया जा रहा है तो यहाँ पर भी जो रिस्क का लेवल है वो मॉडरेट ही कह सकते हैं हम, और रिटर्न्स भी आपको ऑन एन एवरेज एक ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद जो अगला टाइप है हमारा वो है फ्लोटर फंड। तो देखिए, रूल के हिसाब से इस फंड के कम से कम 65% हिस्से को फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना जरूरी है। यहाँ पर भी आपका जो रिस्क का लेवल है वो मॉडरेट ही रहता है और आपको रिटर्न्स भी ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगले टाइप के फंड के बारे में, तो अगला टाइप का जो फंड है हमारा वो है क्रेडिट रिस्क फंड। तो देखिए, रूल के हिसाब से इस फंड के कम से कम 65% हिस्से को जो बेकार रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं या जो बेकार रेटिंग वाले जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें निवेश करना कंपलसरी है। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे को बेकार रेटिंग वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है तो यहाँ पे रिस्क का लेवल भी काफी ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादा रिस्क होने के साथ साथ यहाँ पे ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना भी होती है। ये जो क्रेडिट रिस्क फंड है ये मार्केट में पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है क्योंकि इसमें बाकी टाइप के डेट म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। तो ये था क्रेडिट रिस्क फंड के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अगले टाइप के फंड के बारे में। जो अगला टाइप है हमारा वो है गिल्ट फंड का। तो देखिए, गिल्ट फंड का जो रूल है उसके हिसाब से इस फंड के कम से कम 80% हिस्से को जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनमें निवेश करना जरूरी है। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश किया जा रहा है तो यहाँ पे रिस्क का जो लेवल है वो थोड़ा कम होता है और आपको रिटर्न्स भी यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड के 16 टाइप्स में से हमने अभी तक 8 टाइप्स के बारे में जाना है। अब देखिए, इसके बाकी के जो 8 टाइप्स बच गए हैं वो एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम है मैकॉले ड्यूरेशन, जिसे हम सरल भाषा में वेटेड एवरेज मैच्योरिटी पीरियड भी कह सकते हैं, तो उस पे आधारित है। तो उन 8 टाइप्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये मैकॉले ड्यूरेशन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं। देखिए, इस मैकॉले ड्यूरेशन के कंसेप्ट को हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे उतने काम का नहीं है। तो आप बस इसको इतना समझिए कि आपने मान लीजिए कि अपने पैसों को कहीं 6 महीने के लिए, तो कहीं 9 महीनों के लिए, तो कहीं 12 महीनों के लिए निवेश कर दिया। तो ये कहा जा सकता है कि ऑन एन एवरेज आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 6 से 12 महीने के बीच में मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही ये मैकॉले ड्यूरेशन का कंसेप्ट भी होता है। तो अगर किसी डेट म्यूचुअल फंड का मैकॉले ड्यूरेशन 6 से 12 महीने के बीच का है तो आप ये कुछ हद तक मान सकते हैं कि उस डेट म्यूचुअल फंड ने
जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है आपके पैसों को, वो सब 6 से 12 महीने के बीच में मैच्योर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कुछ हद तक इस मैकॉले ड्यूरेशन के कंसेप्ट के बारे में समझ आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, इस कंसेप्ट के आधार पे जो वो 8 टाइप्स के डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, जरा उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो 8 टाइप्स हैं उनके बारे में तो हमने समझ ही लिया है, तो अभी फिलहाल हम 9वें टाइप से शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए जो 9वां टाइप है हमारा वो है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड का। तो देखिए अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के जरिए आपके पैसों को उन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या उन मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनका मैकॉले ड्यूरेशन या फिर एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 3 से 6 महीने का होता है। फिर इसके बाद जो अगला टाइप है हमारा वो है लो ड्यूरेशन फंड का। तो देखिए लो ड्यूरेशन फंड के जरिए आपके पैसों को उन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या उन मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनका मैक्योले ड्यूरेशन 6 से 12 महीने के बीच का होता है। फिर इसके बाद हमारा जो अगला टाइप है वो है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड का। तो देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के जरिए आपके पैसों को उन डेट या उन मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनका मैक्योले ड्यूरेशन या फिर एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 1 से 3 साल के बीच का होता है। फिर उसके बाद अगला जो है हमारा वो है मीडियम ड्यूरेशन फंड। तो देखिए मीडियम ड्यूरेशन फंड के जरिए आपके पैसों को उन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या उन मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनका मैक्योले ड्यूरेशन या फिर एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 3 से 4 साल के बीच का होता है। फिर इसके बाद जो अगला है हमारा वो है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। तो देखिए लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के जरिए आपके पैसों को उन डेट या उन मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनका मैक्योले ड्यूरेशन या एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 7 साल से ज़्यादा का होता है। फिर इसके बाद एक आता है हमारा मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। तो देखिए मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के जरिए आपके पैसों को उन डेट या उन मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनका मैक्योले ड्यूरेशन या फिर एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 4 से 7 साल के बीच का होता है। इसके बाद जो अगला टाइप है हमारा वो है डायनेमिक बॉन्ड फंड। तो देखिए डायनेमिक बॉन्ड फंड के जरिए आपके पैसे को किसी भी ड्यूरेशन वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे टाइम पीरियड को लेकर कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके बाद जो अगला और आखिरी टाइप है हमारा वो है गिल्ड फंड विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन। तो देखिए इस फंड के रूल के हिसाब से इस फंड के कम से कम 80% हिस्से को ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना जरूरी है जिनका मैक्योले ड्यूरेशन या फिर एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कम से कम 10 सालों का हो। तो ये थे वो 16 टाइप्स के डेट म्यूचुअल फंड्स जो आपको जरूर पता होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना चाहते तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रख लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी इस कोर्स के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।